बाद अब सीधे रुख करेंगे खबरों का, बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां शाहरुख खान की जान को खतरा है। जी हां, एक्टर शाहरुख खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। शाहरुख खान को फिल्म पठान और जवान के दौरान धमकियां मिलती रही और इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है, बॉलीवुड के किंग खान को अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला लिया है। इसमें बड़ी बात यह है कि इस सुरक्षा का सारा खर्च किंग खान खुद उठाएंगे। महाराष्ट्र सरकार पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन Y+ श्रेणी की सुरक्षा अब शाहरुख खान को दी जाएगी। 6 ट्रेन्ड कमांडोज हर वक्त अब उनके आसपास रहेंगे, उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। फिल्म पठान और जवान के दौरान मिली धमकियों के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला सामने आया है। राज्य की VIP सुरक्षा यूनिट के 6 ट्रेन्ड कमांडोज हर समय उनके साथ रहेंगे। शाहरुख खान ही उनका पूरा खर्च उठाएंगे और सरकार पर इसका कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। Y+ श्रेणी की यह सुरक्षा होगी जो अब से शाहरुख खान को मिलनी शुरू हो जाएगी। तो शाहरुख खान को मिल रही लगातार धमकियों के बीच महाराष्ट्र सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है, जहां अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा शाहरुख खान को दी जाएगी। पठान और जवान की इन फिल्म्स के दौरान उन्हें ये धमकियां मिलती रहीं और इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो Y+ श्रेणी की सुरक्षा में जितने कमांडोज तैनात रहेंगे उनका खर्चा खुद शाहरुख खान उठाएंगे और महाराष्ट्र सरकार पर इसका कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। और अब से शाहरुख खान को सरकार ने Y+ सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान की है। इससे पहले शाहरुख खान को 2 पुलिस कांस्टेबल्स की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। इसके अलावा उनके खुद के पर्सनल बॉडीगार्ड भी सुरक्षा के लिए मौजूद रहते थे। अब इसके साथ VIP सुरक्षा एजेंसी के 6 ट्रेन्ड कमांडोज मौजूद रहेंगे और उनका खर्च शाहरुख खान खुद उठाएंगे। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा अब से शाहरुख खान को मिलनी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और गुलमर्ग में काम करने वाले पर्यटक गाइडों ने गोंडोला केबल कार के प्रबंध निदेशक राजा याकूब और राज्यपाल प्रशासन से गोंडोला के दूसरे चरण के लिए जारी आदेश को वापस लेने की अपील की है। पर्यटक गाइड्स गोंडोला के दूसरे चरण में पर्यटकों के साथ टिकट लेकर जा सकते हैं। टूरिस्ट गाइडों का कहना है कि पहले उन्हें केबल कार के विशेष पास दिए जाते थे, जिसके लिए पहले उन्हें शुल्क देना पड़ता था, लेकिन ये सिलसिला बंद हो गया, जिससे पर्यटकों के साथ साथ टूरिस्ट गाइडों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्यपाल प्रशासन से गोंडोला केबल कार को पूर्व प्रक्रिया पर चलाने की अपील की है। अचानक एक ऑर्डर निकाला, जो ऑर्डर बिल्कुल आलमिया हमारे लिए, पूरे इलाके के लिए एक दुखद खबर है। उस ऑर्डर में ये लिखा है कि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को सेकंड फेज के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे कोई पास होल्डर हो। जिस तरह वहाँ पे सिलेज वाले काम करते, आप वो ईयरली पास निकालते, या स्की एसोसिएशन के कुछ लड़के वहाँ पे पास करते जो ईयरली पास निकालते हैं, पर मंथ वो 10,000 रुपया गोंडोला को पे करता है एक बंदा। तो जिस तरह गाइड का भी, जहाँ पे जब जो टूरिस्ट गाइड यहाँ पे होते हैं वो टूरिस्ट के साथ ऊपर आते हैं, पूरा उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि किसी को कोई भी अलाउड नहीं होगा जो टूरिस्ट के साथ वहाँ पे विजिट करेगा विदाउट टिकट। गुलमर्ग में काम करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जनरल पब्लिक है, उनके खिलाफ एक ऑर्डर पास किया गया है कि जो भी गुलमर्ग में काम करते हैं विदाउट टिकट कोई भी गुलमर्ग के सेकंड फेज में ट्रैवल नहीं कर सकता है। उसमें स्कीइंग है, स्लेज है, स्नो बाइक है, जो भी एसोसिएटेड स्टेक होल्डर मजदूर वहाँ पे काम करते हैं, ये ऑर्डर उनके खिलाफ है। अब हम यही रिक्वेस्ट करते हैं
जेके एडमिनिस्ट्रेशन से, हायर अथॉरिटी से कि जैसे 1998 से चलता आया है वैसे ही चलने दीजिए, ताकि हमारे जो एजुकेटेड यूथ है यहाँ पे या जो गरीब आवाम है यहाँ पे वो अपने दो वक्त की रोटी कमा सके। हमारी मैनेजमेंट से गुजारिश ये है कि जैसे पहले चलता था वैसे चलने दो, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के रोजगार पे असर पड़ेगा। नॉर्मली 25,000 फैमिली इसके ऊपर डिपेंडेंट है। आने वाला जो विंटर सीजन है तो कैसे चलेगा विंटर सीजन? इनका गवर्नमेंट का काम रहता है कि टूरिज्म के साथ हम जुड़े। तो आज जैसे कि गंडोला डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाला। और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं बेहद महत्वपूर्ण खबर का, जहां फिल्म पठान और जवान के दौरान शाहरुख खान को मिल रही धमकियों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और Y+ कैटेगरी की सुरक्षा शाहरुख खान को प्रदान करने का निर्णय लिया है। और इसी बीच हमारे सहयोगी प्रशांत मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जो कुछ ये वाकया सामने आया है और महाराष्ट्र सरकार ने अब ये बड़ा निर्णय लिया है, Y+ कैटेगरी की सुरक्षा किंग खान को मिलेगी, क्या कुछ खास रहेगा इस Y+ कैटेगरी सुरक्षा में? और बड़ी बात यह भी है कि शाहरुख खान खुद इसका जितना भी अतिरिक्त बोझ आएगा वो खुद बेयर करेंगे। प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही पठान मूवी रिलीज हुई थी और प्रमोशन जब चल रहा था तो शुरुआत से ही शाहरुख खान को सोशल मीडिया के जरिए धमकियां मिल रही थी। इस बात को सामने रखा गया था, तब जो है सरकार की तरफ से शाहरुख खान को 2 कांस्टेबल दिए गए थे सुरक्षा के तौर पर। लेकिन जब सिलसिला आगे बढ़ा और उसी तरह का सिलसिला चालू रहा, शाहरुख खान को अनेक धमकियां मिलती रही, तो हाई पावर कमेटी की जो है बैठक की गई, उसमें यह तय किया गया कि अब शाहरुख खान को Y+ सिक्योरिटी दी जाएगी, यानी देना तय हो गया है। अब प्रोसेस भी चालू। मैं आपको घर दिखाता हूं कि बैंड्रा के बैंड स्टैंड इलाके में ये शाहरुख खान का मन्नत घर आप देखें तो सुरक्षा के तौर पर अभी उनके जो पर्सनल गार्ड है वो गेट पर तैनात है। जानकारी ये मिली है कि Y+ सिक्योरिटी की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, वो शुरू कर दी गई है और जल्द ही मैं आपको बता दूं कि Y+ सिक्योरिटी यहां पर तैनात की जाएगी, जिसमें 11 सुरक्षा कर्मी होंगे, जिसमें से 6 कमांडो लेवल के होंगे और 4 से 5 पुलिस अधिकारी लेवल के होंगे। जो कमांडो होंगे उनके हाथ में MP5 गन होगा। MP5 गन वो है जो 1 मिनट में 600 गोलियां चलाने की ताकत रखता है और वो शॉर्ट सीमा यानी 25 मीटर से 100 मीटर तक सटीक निशाना उसका होता है। इस तरह के कमांडो और गन जो है MP5 और AK-47, इस तरह के गन उन सुरक्षा गार्डों के पास होगा। साथ ही आपको बता दूं कि शाहरुख खान जहां से भी निकलेंगे उनके लिए एक ट्रैफिक क्लियरिंग व्हीकल दिया गया है सरकार की तरफ से, ताकि वो ट्रैफिक में कहीं ना फंसे और अगर ट्रैफिक वाली समस्या कहीं निर्माण होती है तो उनके आगे पीछे जो है लोग ना रुक पाए। यानी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए और लगातार जिस तरह से बातें चल रही थी उसे ध्यान में देते हुए Y+ सिक्योरिटी दी गई है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो दर्जा आता है Z+ सिक्योरिटी का आता है, उसके बाद Z आता है, उसके बाद Y+ सिक्योरिटी होता है। काफी महत्वपूर्ण सिक्योरिटी दायरा है। जिस तरह से मैंने बताया कि 11 सिक्योरिटी जवान जो है, सुरक्षा जवान जो है इसमें रहेंगे, 6 कमांडो लेवल के रहेंगे जिन्हें तमाम वो ट्रेनिंग होती है। और जिस तरह से मैंने गन की आपको मारने की क्षमता बताई कि 1 मिनट में 600 गोलियां चला सकते हैं, 25 मीटर से 100 मीटर तक सटीक निशाने वाले MP5 ये गन उनके सुरक्षा के तौर पर उन गार्ड के पास होंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, और इस बीच फिर महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बीच ये जानकारी भी निकल कर आई है कि महाराष्ट्र सरकार इसका अतिरिक्त बोझ बेयर नहीं करेगी। जो भी खर्चा होगा वो शाहरुख खान खुद उस खर्चे को बेयर करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही पठान मूवी का प्रमोशन शुरू हुआ था, वाकया जो है वहीं से शुरू हुआ। जब सोशल मीडिया पर पठान मूवी को लेकर के धमकी या फिर अशब्दों का इस्तेमाल शुरू किया शाहरुख खान के खिलाफ, मैं आपको तस्वीरें दिखाते रहता हूं, तो उस वक्त जो है चर्चा यही शुरू की गई कि किस तरह से शाहरुख खान की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि शाहरुख खान के वैसे ही इतने सुरक्षा गार्ड और पर्सनल गार्ड होते हैं कि उन्हें अमूमन कहीं जाने के लिए पुलिस जवानों की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिस तरह से धमकी भरा कॉल आया, जिस तरह से धमकी भरा सोशल मीडिया पे जिस तरह से पोस्ट आया था, उसके बाद से लगातार ये सोचा गया कि किस तरह से शाहरुख खान को सुरक्षा देनी चाहिए। तो पहले 2 पुलिस कांस्टेबल दिए गए, फिर उसके बाद जवान मूवी आई। जवान मूवी के बाद भी कई पोस्ट जब सोशल मीडिया पर देखे गए, और देखिए अभी दिसंबर में उनकी एक फिल्म डंकी आने वाली है जिसका इंतजार जो है प्रेक्षक काफी इंतजार कर रहे हैं।
तो इन सारी चीजों को देखते हुए लगातार बैठकें की गई, चर्चाएं की गई। जब ये देखा गया कि Y+ सिक्योरिटी देनी चाहिए, जिस तरह से मैंने कहा कि हाई पावर कमेटी की बैठक हुई जिसमें तमाम चीजें रखी गई कि पठान के प्रमोशन से किस तरह से पोस्ट किया गया, जवान की मूवी जो खत्म हुई उसके बाद किस तरह से पोस्ट शाहरुख खान को लेकर के सोशल मीडिया पर किया गया, और अब डंकी जो उनकी फिल्म आने वाली उसको लेकर के जिस तरह से लोगों में काफी क्रेज है और भीड़ देखने को मिलती है थिएटरों में, तो उस तरह की चीजों को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि सुरक्षा Y+ सिक्योरिटी देनी चाहिए। हाँ, रही बात जो पैसों की, फीस की या खर्चे की, तो उसको लेकर के सरकार की तरफ से एक जो आपस में समझौता है वो तय किया गया है, जिस पर अभी तक ऑफिशियली मुहर नहीं लगाई गई है कि ये पैसे या खर्चे जो है शाहरुख खान अपने पॉकेट से देंगे या सरकार अपने जेब से देगी, क्योंकि बैठक में हाई पावर कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि शाहरुख खान को Y+ सिक्योरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल प्रशांत, एक आखिरी सवाल, क्योंकि शाहरुख खान की सिक्योरिटी की बात हो रही है, Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, और ये पूरा वाकया पठान फिल्म के दौरान शुरू हुआ था, जब वहां उस फिल्म का एक गाना इस तरीके से दर्शाया गया था जिससे संत समाज काफी ज्यादा आहत हुआ था। और ये धमकी, अमूमन जब इस तरीके से फिल्म स्टार्स को धमकी मिलती है तो वो कोई आतंकी संगठन होता है या फिर इस तरह के कोई असामाजिक तत्व होते हैं जो उन्हें धमकी देते हैं, लेकिन शाहरुख खान को जो धमकियां मिली हैं उसमें कहीं ना कहीं अयोध्या के एक संत भी थे जिन्होंने जान से मारने की धमकी शाहरुख खान को दी थी। तो कहीं ना कहीं इसमें एक धार्मिक रंग भी नजर आ रहा है, और एक जिस तरीके से साधु संत समाज नाराज हुआ था उस गाने को लेकर, उस गाने में जो कपड़े दर्शाए गए थे, जो चित्रित किए गए थे कपड़े जिस रंग के, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये विवाद छिड़ा हुआ था। तो इस पूरे विवाद में एक धार्मिक कलह और धार्मिक रंग, जो एक लड़ाई है वो भी हमें देखने को मिली थी। जी बिल्कुल, देखिए इसमें दो राय नहीं है। जो ये विवाद है वहीं से शुरू हुआ था, जब गाना दीपिका पादुकोण का सामने आया था तो उसमें जो रंग के कपड़े दीपिका पादुकोण ने पहने थे उसको लेकर के, और मूवी का नाम जिस तरह से पठान था, तो ये दो तराजू में दोनों चीजें रखी गई। एक तराजू में उस रंग के कपड़े को रखा गया था, दूसरे तराजू में उस नाम को रखा गया पठान को। और ये अमूमन सामने हमने देखा है कि इन्हीं चीजों को लेकर के जो है विवाद शुरू हुआ था। उसके बाद धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ, और सोशल मीडिया इतना आसानी है कि किसी के नाम से आराम से धमकी दिया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल कई लोगों ने किया। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से एक टीम बनाई गई है खास करके जो सोशल मीडिया पर ध्यान देती है, जहां पर जो एंटी नेशनल चीजें होती है उस पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं, उनके जो पोस्ट होते हैं उन्हें डिलीट करने की कोशिश करते हैं, और जो नकली नामों के आईडीज बना करके पोस्ट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। तो तमाम ये चीजें जो है पुलिस की तरफ से स्टेप उठाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि मामला जो है उस समुदाय को लेकर के शुरू किया गया था, कपड़े के रंगों को लेकर शुरू किया गया था, नामों को लेकर शुरू किया गया था। बहरहाल उन सारी चीजों को सोचने के बाद इस हाई पावर कमेटी की जो बैठक हुई उसमें ये फैसला लिया गया कि शाहरुख खान को Y+ सिक्योरिटी देनी चाहिए, और जिसका प्रोसेस अब शुरू कर दिया गया। और जल्दी मैं आपको बताऊं कि इस गेट पर आप देखेंगे तो Y+ सिक्योरिटी जल्दी तैनात नजर आएगी। जो उनके पर्सनल बाउंसर हैं वो भी साथ में रहेंगे, लेकिन उनके लिए सुरक्षा के लिए अलग दायरा दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मन्नत बंगले को जो है Y+ सिक्योरिटी अपने कब्जे में ले लेगी। शाहरुख खान जहां जहां जाएंगे उनके साथ Y+ सिक्योरिटी रहेगी, यानी 6 कमांडो जो वेल ट्रेंड होंगे, और उनके साथ साथ मुंबई पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर रहेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए ये जल्द प्रोसेस शुरू हो रहा है, और जल्द से जल्द मन्नत को जो है आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि Y+ सिक्योरिटी में तब्दील कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, और नजर आप बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करेंगे। कठुआ से आपको खबर देंगे, जहां जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर एक हादसा हुआ है। मोटरसाइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी है। युवक की मौके पर मौत की खबर है। युवक की पहचान कपिल कुमार के रूप में हुई है। युवक कीड़िया गंडियाल का निवासी था और एक अज्ञात वाहन ने इसे टक्कर मारी है। मौके पर ही युवक की मौत होना बताया जा रहा है। कठुआ से इस वक्त की बड़ी खबर है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर यह हादसा पेश आया है। तस्वीरें आप इस हादसे की देख रहे हैं। ये जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है, जहां पर एक मोटरसाइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी है। युवक की मौके पर मौत हो गई है। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। युवक की पहचान किंडिया गंडियाल निवासी कपिल कुमार के रूप में हुई है। चरणजीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चरणजीत, क्या जानकारियां मिल रही हैं मौके से और जांच कहां तक पहुंची है?
जी बिल्कुल जैस्मिन, मैं बता दूं कि ये सुबह तड़के करीब 7 बजे के करीब ये हादसा जो है कानपुर नेशनल हाईवे पर बगियाल मोड़ सामने आया और एक युवक जिसकी जो उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है और युवक जो है ये जिला कठुआ के ही चिड़िया दरियाल इलाके का रहने वाला और नीति जो फैक्ट्री इंडस्ट्री है वहाँ ये काम करता है युवक और वहाँ ये जा रहा था और बगियाल मोड़ के करीब बताया जा रहा अज्ञात जो वाहन है उसे इसे टक्कर मार दी पीछे, जिसके बाद युवक की जो है मौके पर ही मौत हो गई है। तो वही मैं ये बताना चाहूंगा कि जब से ये नेशनल हाईवे का चौड़ी तरफ का काम शुरू हुआ है, जिला कठुआ की बात करूं तो लखनपुर से लेकर आगे लोनी मोड़ तक जो हमारा क्षेत्र पड़ता है जिला कठुआ की तरफ है, तो वहां तक बात करो तो आज जाना जो है सड़क हादसे केस आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लोगों का कहना है कि जो ढीला काम जो चल रहा है चौड़ीकरण का, विस्तारीकरण का सड़क को लेकर, तो कहीं ना डाइवर्शन जो किए गए हैं रास्ते पीछे से कहीं जोड़े हैं और जो उनका रास्ता है वो कंजेस्टेड हो जाता है, तो इसकी वजह से कई बार हादसे जो है लगातार पेश आ रहे हैं। और परसों की बात करूं, यहाँ गाड़ीबुरी जो जीएम के करीब भी एक जो बुजुर्ग हैं लगभग जिनकी उम्र 60 के करीब थी, वो भी एक सड़क हादसे का शिकार हो गया। तो लगातार जो हादसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में जो है वो काफी नाराजगी है। जी बिल्कुल चरणजीत, और इस मामले में जांच किस तरीके से आगे होगी, कौन वो अज्ञात वाहन था, कौन वो अज्ञात वाहन चालक था, उस पर आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया चरणजीत हमसे जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, हिमाचल की तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लोन मिलेगा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला, सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान, सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली, अमन एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के ओजीडब्ल्यू के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरूह में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच चुके हैं और कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो कि स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं प्रतिभा सिंह, वो भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं और सीडब्ल्यूसी की बैठक में आज वो हिस्सा लेंगी। इस बैठक के दौरान हिमाचल मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ संगठन और आपदा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हैं और इस बैठक में शामिल होंगे। जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है, इस सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक में उस पर रणनीति बनाई जाएगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी और जहां हिमाचल से जुड़े संगठन, मंत्रिमंडल विस्तार और आपदा से जुड़े मुद्दों पर इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुक्खू को कोई बड़ी जिम्मेदारी इन चुनावों के दौरान दी जा सकती है। सीडब्ल्यूसी के तमाम मेंबर्स और इसके अलावा कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं। हाल ही में गौरतलब है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें स्थायी आमंत्रित सदस्य के तौर पर सीडब्ल्यूसी में नियुक्त किया है और
इसी के मद्देनजर प्रतिभा सिंह दिल्ली पहुंची हुई हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये महत्वपूर्ण बैठक विधानसभा चुनावों की तारीखों से पहले इसे माना जा रहा है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीते कल ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज इस बैठक में वो हिस्सा लेंगे। और बड़ा अपडेट आपको दे दें, जहां हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए हिमाचल सदन से रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद सीडब्ल्यूसी की महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो संगठन में किस तरीके से बदलाव करना है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कई बार इस बात को स्पष्ट कर चुकी हैं कि सरकार और संगठन में तालमेल की कमी है। कांग्रेस आलाकमान के सामने इस मुद्दे को वो कई बार उठा चुकी हैं और माना यह जा रहा है कि संगठन से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार, जिसका ग्रीन फ्लैग बहुत पहले ही कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को दे दिया था, उसके बाद यह माना जा रहा है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कांगड़ा, बिलासपुर और मंडी कुछ ऐसे जिले हैं जहां से कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बहुत लिमिटेड है। इसको लेकर लोगों में भी कहीं ना कहीं नाराजगी है। कांगड़ा जिले के लोगों की नाराजगी गाहे बगाहे सामने आती रही है और अब माना यह जा रहा है कि कुछ ऐसे राज्य जिनकी मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान या मंत्रिमंडल के गठन के दौरान अपेक्षा होती रही है, उन जिलों से मंत्रिमंडल में कुछ चेहरों को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और बहुत जल्द इन विधानसभा राज्यों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान इन राज्यों के लिए हो सकता है। उससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस आलाकमान के कई बड़े बड़े चेहरे इस बैठक में शिरकत करेंगे और हिमाचल प्रदेश से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह यहां पर पहुंची हुई हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल सदन से निकल चुके हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए और वो हिमाचल सदन से रवाना हो गए हैं। और चलिए राजेंद्र का रुख करेंगे, इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, सीडब्ल्यूसी की बैठक है और क्योंकि ये बड़े स्तर की बैठक हो रही है, हिमाचल प्रदेश से भी कुछ जुड़े हुए मुद्दे जो हैं इसमें जरूर चर्चा उन पर की जाएगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे नजर आ रहे हैं वो एक तो मंत्रिमंडल विस्तार का भी हो सकता है और दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि प्रतिभा सिंह कई बार इस बात को कह चुकी हैं कि सरकार और संगठन के बीच हिमाचल प्रदेश में तालमेल की कमी है। क्या हम माने कि इस मुद्दे को भी इस बैठक में एड्रेस किया जा सकता है? बिल्कुल जैस्मीन, समझा तो ये जा रहा है कि ये बैठक लोकसभा चुनावों को देखते हुए बुलाई गई है और इसके अलावा जो अभी कुछ राज्यों के चुनाव आने वाले हैं उनको देखते हुए बुलाई गई है। तो हिंदी भाषी राज्य हैं, मुद्दे लगभग एक जैसे ही रहते हैं जो बड़े मुद्दे हैं, तो ऐसे में इसके अलावा इन मुद्दों के ऊपर भी चर्चा हो सकती है और हिमाचल प्रदेश के मुद्दों के ऊपर भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। तो अब देखना होगा कि किन किन राज्यों जिन राज्यों के चुनाव हैं उनमें से किन किन राज्यों में हिमाचल प्रदेश से प्रभारी के रूप में मुख्यमंत्री की लगती है या फिर प्रदेशाध्यक्ष की लगती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान के तमाम नेता हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आते हैं जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव होते हैं और अब हिमाचल प्रदेश से नेता इन राज्यों में चुनाव के लिए जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी बनेगी, तमाम मैनेजमेंट का जो इशू रहता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री काफी सुखविंदर सिंह कोई बड़ी जिम्मेदारी इन राज्यों में चुनावों की दृष्टि से निभा सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल की दृष्टि से भी काफ़ी मुद्दे हैं। प्रतिभा सिंह लगातार जब दिल्ली पहुंची हैं तो वो कई बार
इशूज बड़े इशू उठा चुकी है और इसको लेकर बात भी कर चुकी है। और अब देखना होगा कि क्या इन इशूज़ के ऊपर इस CWC की बैठक में बात होती है, क्योंकि प्रतिभा सिंह ने कहा था कि संगठन के लोगों को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है सरकार के अंदर, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं। तो ऐसे में अब जिन लोगों के सहारे कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है विधानसभा चुनावों में, उन लोगों को लाभान्वित करना जरूरी है, उन लोगों को सरकार में बड़े पदों पर बैठाना जरूरी है, ताकि वो फिर से पूरी दृढ़ता के साथ काम करे, पूरी एकजुटता के साथ काम करे और लोकसभा चुनावों में भी हिमाचल प्रदेश को 4 सीटों पर विजय मिल सके। ये प्रतिभा सिंह का कहना है और इसी मांग को लेकर वो लगातार दिल्ली पहुंची है, जिसके बाद हमने देखा कि हाईकमान की तरफ से एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का गठन किया गया। हालांकि अभी तक इस कमेटी की एक भी बैठक नहीं हो पाई है। ये मुद्दा भी प्रतिभा सिंह CWC की बैठक में उठा सकती है और इसके अलावा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, और अब से कुछ ही देर बाद ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी। कौन से मुद्दों को हिमाचल प्रदेश के शामिल किया जाएगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह को क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी आगे आने वाले चुनावों में मिलती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और प्रदेश भर में जिला कैडर कर्मचारियों की कलम छोड़ो हड़ताल जारी है, लेकिन सरकार की सख्ती और बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हड़ताल की वजह से पंचायत के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, साथ ही लोगों को अपने निजी कामों के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला परिषद पदाधिकारियों ने हड़ताल का समर्थन किया और सरकार से नियुक्त कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की अपील भी की है। रणबीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रणबीर, ये हड़ताल लंबे समय से चली आ रही है और अब ये हड़ताल उग्र रूप लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पेन डाउन स्ट्राइक इसे अब नाम दिया गया है। पंचायतों का कामकाज प्रभावित हो रहा है और बहुत जल्द इसको लेकर एक बैठक होने वाली है। क्या कुछ ताजा अपडेट इसको लेकर मिल पाए हैं? देखिए, 20 अक्टूबर से जो जिला परिषद कैडर कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर है और हड़ताल के बाद जो है 2 दौर की बैठक जो है जो पंचायती राज मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उनके साथ कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों की हुई है और उन्हें आश्वासन ये दिया गया है सरकार की तरफ से कि 11 अक्टूबर को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें मुख्यमंत्री जो है कैबिनेट सब कमेटी बनाएंगे और उसमें 3 सदस्य कैबिनेट के होंगे जो इसका अध्ययन करेंगे और अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को दी जाएगी। इनकी जो मुख्य मांग है कि इन्हें जो है पंचायती राज विभाग में इनका विलय किया जाए, तो ये देखा जाएगा कि पंचायती राज विभाग में इनका विलय किया जाना है या ग्रामीण विकास विभाग में। तो एक आश्वासन उन्हें जो है अभी तक मंत्री की तरफ से दिया गया है। अब देखना होगा कि कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, तो लिखित में जो चीजें निकल कर आएगी उसके बाद ही जो कर्मचारी संगठन है वो आगे का फैसला लेंगे कि ये जो हड़ताल जो उनकी अनिश्चितकालीन है पेन डाउन स्ट्राइक, क्या उसको स्थगित किया जाना है। राज्य सरकार किस तरह का आश्वासन देती है। और दूसरी उनकी संशोधित वेतनमान को लेकर उनकी मांग है और डीए को लेकर मांग है जो लंबे समय से दिया नहीं गया है, जबकि अन्य कर्मचारियों को डीए, जो सरकारी कर्मचारी है उन्हें डीए दिया गया है। अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कैबिनेट की बैठक का। उस दिन ये राज्य सरकार क्या फैसला लेती है, मुख्यमंत्री क्या फैसला लेते हैं, तो उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि ये हड़ताल ये अपनी वापस लेंगे या फिर वो जारी रहेगी। बिल्कुल रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। एक महत्वपूर्ण बैठक इस पर 11 तारीख को रखी गई है और फिर देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या कोई बीच का रास्ता निकल कर आता है। अभी तक 2 चरण की बैठक हो चुकी है इस मुद्दे पर जो बेनतीजा रही और सरकार की सख्ती के बावजूद भी ये लोग अपनी हड़ताल को वापस लेने को तैयार नहीं है। ये मांग आज की नहीं है, कई सालों से ये विभाग में विलय की मांग कर रहे हैं, मर्जर की मांग कर रहे हैं और इस बार भी इसी मांग को लेकर इनकी हड़ताल उग्र होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना यह होगा कि ये तीसरे चरण की जो बैठक होगी ये किस तरीके से नतीजा इसमें निकल कर आएगा और कैबिनेट में जब ये मुद्दा डिस्कस किया जाएगा, सब कमेटी का जो गठन किया जाना है और फिर वो किस तरीके से अपनी बात रखती है, किन पहलुओं पर चर्चा होती है और क्या उसके बाद ये लोग अपनी हड़ताल को वापस लेते हैं, देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा।
और खबरों का सिलसिला जारी है, आगे मंडी से आपको खबर देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। चलिए आगे बढ़ते हुए मंडी से खबर देंगे, जहां पुलिस ने आत्महत्या रोकथाम के लिए प्रदेश का पहला हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जहां कोई भी मानसिक रूप से परेशान लोगों की जानकारी दे सकेंगे जो आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा सकते हो। इसके लिए पुलिस ने 155326 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके साथ ही इस तरह का हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाली मंडी पुलिस प्रदेश की पहली जिला पुलिस बन गई है। SP मंडी सौम्या सांबशिवन ने इस हेल्पलाइन नंबर को जारी करते हुए इस सेवा को शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि बहुत से लोग किन्हीं कारणों से परेशान होकर आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। आत्महत्या के इन मामलों में सबसे अधिक 18 से 30 वर्ष के युवा हैं। रिसर्च में यह पाया गया है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में मंडी जिले में 300 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। साल 2023 में अभी तक 90 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। पुलिस का प्रयास है कि जिला में आत्महत्या की घटनाओं को रोका जा सके। यहाँ पर आत्महत्या के आंकड़े चिंताजनक दिखाई पड़ रहे थे और अभी तक इस साल 90 सुसाइड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। इसकी रोकथाम के लिए ये हेल्पलाइन के पास हमारे पास बैकएंड की एक टीम रहेगी जो कि कंट्रोल रूम इसको हैंडल करेगा और उन्हें अच्छे से जो है काउंसलिंग के लिए ट्रेन किया गया है। उसके बाद जो लोकल SHOs हैं जो वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करेंगे और यहाँ मंडी के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साइकियाट्रिस्ट हैं उनको भी हमने अपनी टीम में रखा है और वो भी काउंसलिंग में शामिल होंगे। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम इन आत्महत्याओं को थोड़ा भी यदि कम कर सकें तो हम इस प्रयास को सफल समझें। तो मंडी जिला की पुलिस अपने आप में ये पहली पुलिस बन गई है जिसने ये बड़ा कदम उठाया है। आत्महत्या के मामलों में रोकथाम के लिए एक नंबर जारी किया है और उस नंबर पर ऐसे लोगों की जानकारी साझा की जा सकती है जो डिप्रेशन में है और आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा सकते हैं। और SP मंडी सौम्या सांबशिवन जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सौम्या जी, न्यूज 18 हिमाचल को महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद। न्यूज 18 की टीम से इतनी सराहनीय पहल आपने शुरू की है, किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा मैम? देखिए, ये जो नंबर है ये पहले से ही मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत हुआ करता था, लेकिन इसमें किसी भी तरह के कॉल्स नहीं आते थे क्योंकि ये पॉपुलराइज नहीं किया गया था। मैंने देखा कि इस साल में करीब 90 सुसाइड ऑलरेडी हो चुके हैं और ये आंकड़े जो हैं ये चिंताजनक हैं और इस वजह से मुझे लगा कि हमें कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि जो लोग अपने आप को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, कम से कम हम उनकी कहीं ना कहीं किसी रूप में मदद कर सके और अगर हम एक भी जान बचा सके तो हम अपने इस प्रयास को सफल समझेंगे। बिल्कुल जी बोलिए। बिल्कुल। और मैम, जो शहरी इलाके हैं वहां पर लोग काफी हद तक अवेयर होते हैं, इस तरीके की जो खबरें निकल कर आ रही हैं, सोशल मीडिया का एक्सेस लोगों के पास होता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ग्रामीण इलाकों तक इस नंबर को कैसे पहुंचाया जाए और ग्रामीण भी इस सुविधा का लाभ ले सके, उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ये हमने न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया में और अपनी ही ट्विटर और फेसबुक के साइट पे इसको पॉपुलराइज किया है और आत्महत्या पर एक ही रिसर्च आज तक विश्व में हुई है और उस शोध को जर्मन समाजशास्त्र एमिल डर्किम ने किया था, लेकिन उन्होंने जो उसमें बताया था कि किस तरह के परिमिताएं होती हैं, इसकी किस तरह के पैरामीटर्स हैं, उनको ये पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है। ग्रामीण इलाकों के लोग उनके हिसाब से आत्महत्याएं
कम करते हैं और शहरी लोग ज्यादा। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा इसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसलिए हमारा ये अनुमान है कि सोशल मीडिया की वजह से भी और लोग बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, ड्रग एडिक्शन में भी हैं और अपनी समस्याओं का समाधान न करने की बजाय अपने आप को खत्म करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्योंकि ये हमारे लिए क्राइम की दृष्टि से भी जरूरी है, हम 306 में मुकदमा करते हैं IPC के, तो ये बिल्कुल हमारे दायरे में आता है जी। और वैसे भी इतने मर्डर्स होते हैं, युद्ध में भी इतने लोग मरते हैं, तो यदि स्वयं ही अब हम अपने आप को खत्म करने लगे तो समाज सही दिशा में नहीं जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सौम्या जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बेहद सराहनीय और महत्वपूर्ण पहल आपके द्वारा की गई है, लेकिन मेडिकल ग्राउंड्स पर किस तरीके से मदद ली जा रही है और किस तरीके से जो साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्हें इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा? देखिए, हमने यहाँ पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे एक साइकियाट्रिस्ट की नियुक्ति तो होती ही है जी, जो कि ट्रांसफरेबल है और वहाँ नए साइकियाट्रिस्ट भी आते जाते रहते हैं। तो हमने हॉस्पिटल में बात की है और क्योंकि इसमें इमीडिएट हेल्प की जरूरत होती है जिस समय वो ऐसा कदम उठाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें काउंसलिंग भी की जाएगी और यदि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो इस दिशा में भी आगे बात बढ़ाई जाएगी। जी, साथ ही मैम एक लास्ट सवाल, कितना बड़ा चैलेंज इसकी इम्प्लीमेंटेशन और धरातल पर ये जो पहल है ये उतरे और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो, कितना बड़ा चैलेंज इसमें आप देख रही हैं? देखिए, चैलेंज तो इसमें ये है कि ये जो चीजें हैं ये थोड़े टैबू इश्यूज हैं, इनको लेकर कोई खुलकर बात नहीं करता जी। तो जब आपके पास एक प्राइवेट लाइन है जिसमें कि आप अपने आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किए बिना और समाज में किसी और से डिस्कस किए बिना अपनी जान को बचा सकते हैं, तो मुझे लगता है इसमें जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो भी बहुत अच्छी है। और साथ में हमारी जो बैक एंड टीम है, पुलिस जो है वो हमेशा डिटेक्शन में ज्यादा ध्यान देती है, प्रिवेंशन पे कम। तो मैंने अपनी टीम को पूरा बैक एंड टीम को रेडी किया है और उनकी फुल काउंसलिंग की है कि किस तरह से इस तरह के विक्टिम के साथ डील करना है, क्योंकि ये साधारण विक्टिम नहीं है जी। ये मानसिक रूप से असंतुलित होता है, इसलिए इसके लिए बहुत ही स्पेशल टैक्टिक्स की जरूरत है और इन लोगों से बात करते समय अति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो पुलिस एक अति संवेदनशील दिशा में बढ़ रही है और ये हमारी तरफ से एक बहुत अच्छा प्रयास है। बिल्कुल मैम, और हम भी आशा करते हैं कि जिस मंशा के साथ आपने इस इनिशिएटिव को लिया है वो धरातल पर उतने ही सक्सेसफुल तरीके से उतरे और मंडी जिला में जिस तरीके से आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं उस पर रोक लगे और इससे सीख लेते हुए हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरीके की पहल को इम्प्लीमेंट किया जाए। सौम्या जी, बहुत शुक्रिया न्यूज 18 हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। तो आपको बता दें कि मंडी पुलिस ने एक नंबर जारी किया है, नंबर है 155326 और मानसिक रूप से जो लोग बीमार हैं या डिप्रेशन में हैं और आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा सकते हैं, उनकी जानकारी आप इस नंबर पर साझा कर सकते हैं और मंडी पुलिस ने ये अति संवेदनशील कदम उठाया है, उनकी मदद के लिए पुलिस आगे आ रही है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और लगेज फेयर में हुए बदलाव के मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू सरकार ने दबाव के बाद यह फैसला लिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मामले में सुक्खू सरकार की जग हसाई हो रही थी, देर से ही सही लेकिन सरकार को अकल आई है। शनिवार को ही सुक्खू सरकार ने सवारी के साथ 30 किलो तक के बैग ले जाने पर किराया नहीं लगने का फैसला लिया। यहां नेता प्रतिपक्ष ने एशियन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन करने वाले हिमाचल के खिलाड़ियों को भी बधाई दी। निश्चित रूप से ये हमारे लिए खुशी का विषय है और पर्टिकुलरली मैं इस बात को कहूंगा कि खेल को प्रोत्साहित करना ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी बहुत जोर से आग्रह है और हिमाचल प्रदेश से खिलाड़ियों ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं उनको और शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में और ज्यादा बेहतर ढंग से खेल में अपना प्रदर्शन करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। निश्चित रूप से हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत गर्व का विषय है। मैं बेटी रीतू को बहुत बहुत बधाई देता हूं और गौरवान्वित हुआ है हिमाचल की बेटी ने इस तरह से जो टीम का नेतृत्व करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन करके जो गोल्ड मेडल जीता है, उनको बधाई। और बधाई के साथ साथ में मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार उनके लिए बहुत बेहतर ढंग से जो है सम्मानित भी करेगी उनको और उसके साथ साथ जो मदद करने की जरूरत है वो मदद भी करेगी। ये सरकार की एक ऐसी परिस्थिति है कि जग हंसाई हो रही है। एक लैपटॉप पर पूरा टिकट काटने की बात हो रही है। एक महिला
हिमाचल से दिल्ली की ओर बस में आ रही है और शादी की एल्बम लेकर के आधा टिकट उसका काट दिया। ऐसे में तमाशा बन गया है, मजाक बन गया है। अब उनने कहा इसको हम रिव्यू कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के निर्णय जगहंसाई का कारण ना बने। सरकार में जो निर्णय होते हैं वो सोच समझ करके लिए जाते हैं, जल्दबाजी में निर्णय लिए जा रहे हैं और छोटी छोटी बातों से जिससे कितना का रेवेन्यू हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है और इसी को चलते ही हमने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद सरकार ने उसको पुनः विचार करने का एक निर्णय किया है। मैं समझता हूं कि कम से कम देर ही सही, कम से कम थोड़ा अकल तो सरकार को आई। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर का दौरा किया, जहां पर उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की और लोगों की जन समस्याओं को सुना। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजस्थान और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हार से पहले हड़बड़ाहट और छटपटाहट का माहौल देखने को मिल रहा है। राजस्थान का बंटाधार अशोक गहलोत की सरकार ने किया है। राजस्थान में हर रोज 17 मां बहनों और बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं और हत्याएं हो रही हैं। 2 लाख मुकदमे राजस्थान में महिला अपराध के दर्ज हुए हैं। 35,000 बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटित हुई हैं। इसके अलावा हजारों बेटियों और महिलाओं की मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास कोई जवाब नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने आंखें मूंद रखी हैं। देखिए, मुझे लगता है ये हार से पहले की हड़बड़ाहट, घबराहट, लड़खड़ाहट ये सब है, क्योंकि राजस्थान का बंटाधार अशोक गहलोत जी ने कर दिया है। राजस्थान में हर रोज 17 बेटियों माताओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं और हत्याएं हो रही हैं। 2 लाख मुकदमे राजस्थान में महिला अपराध के रजिस्टर हुए। 35,000 बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। हजारों बेटियों और महिलाओं को मौत के घाट दुष्कर्म के बाद उतार दिया गया। दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं, कितना अपराध उनके खिलाफ हुआ जी। अशोक गहलोत जी के पास कोई जवाब नहीं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल आंखें बंद कर रखी है और राजस्थान में अत्याचार, अत्याचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार ही चल रहा है। और चलिए फटाफट अंदाज में रुख करेंगे 10 मिनट में 50 खबरों का। कठुआ जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बगियाल मोड़ के समीप मोटरसाइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। युवक की मौके पर मौत। युवक की पहचान कपिल कुमार निवासी कीड़ियां गड़ियाला के रूप में हुई है। LAHDC कारगिल चुनाव परिणाम हुए घोषित। 10 सीटों पर जीती कांग्रेस, वहीं 12 सीटों पर जीती नेशनल कॉन्फ्रेंस। बीजेपी को महज 2 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा, वहीं 2 सीटें हुई निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम। वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को अब से पहले से ज्यादा किराया देना होगा। पहले जहां 1800 रुपए लगते थे, अब लगेंगे 2100 रुपए। लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के चुनाव नतीजों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मारी बाजी। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार। गंडोला के दूसरे चरण के लिए जारी आदेश वापस लिया जाए, इससे पहले पर्यटक गंडोला के लिए विशेष केबल कार पास उपलब्ध थे। हिल काउंसिल चुनाव जीतने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने सीधे बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि इंडिया अलायंस के तहत सबसे पहले विपक्ष की जीत हुई। नेशनल कांफ्रेंस ने कहा कि लोगों ने बीजेपी को आईना दिखाया है। मुख्य सचिव के बयान पर सैयद अल्ताफ बुखारी की प्रतिक्रिया। कहा, बैकडोर एंट्री के मुद्दे पर बयान देने के बजाय एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करने के मूड में नहीं है। बडगाम रेलवे स्टेशन का नाम शहीद हुमायूं भट्ट के नाम पर रखने की उठी मांग। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अब्दुल गनी वकील ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहना निंदनीय है। विपक्ष के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। पहले सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुके हैं।
बैकडोर भर्ती पर मुख्य सचिव के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास सभी संस्थाएं और एजेंसियां हैं, विवरण जनता के सामने लाया जाना चाहिए। तनवीर सादिक ने चुनाव कराने पर जोर दिया। बीजेपी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान, कहा कि जनता ने एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को खारिज कर दिया। बीजेपी हर चुनाव के लिए तैयार। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को अब Y+ कैटेगरी की मिलेगी सुरक्षा। फिल्म पठान और जवान के दौरान मिल रही धमकियों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार का फैसला। हमास के हमले से इजरायल को भारी नुकसान, इजरायली रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। हमास के हमले में 42 घंटे में 700 से ज्यादा लोग मारे गए, 2000 से ज्यादा लोग जख्मी। त्राल में एक दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। ये आग गुलाम मुहिद्दीन वानी की दुकान में लगी। दुकान में रखा गैस सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। लद्दाख पर्वतीय विकास परिषद करगिल के चुनाव परिणाम पर पी चिदम्बरम का बयान, INDIA के लिए ये एक शानदार जीत। घाटी में चुनाव हुए तो नतीजे अलग नहीं होंगे। दिल्ली में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह लेंगी हिस्सा। मंत्रिमंडल विस्तार, सत्ता संगठन, आपदा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा संभव। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमीरपुर दौरा, कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। जनसंवाद में सुनी लोगों की समस्याएं। राजस्थान सरकार और इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। लगेज फेयर में हुए बदलाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, कहा जग हंसाई और दबाव के बाद लिया फैसला। देर से ही सही लेकिन सरकार को आई अकल। प्रदेश भर में जिला कैडर कर्मचारियों की कलम छोड़ो हड़ताल जारी। सरकार की सख्ती के और बातचीत के बावजूद नहीं निकला समाधान। पंचायतों में कामकाज प्रभावित। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने पुरानी पेंशन बहाल होने की खुशी में किन्नौर में सरकार आभार व्यक्त करने के लिए समारोह का किया आयोजन। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने शहर में लोगों की सुनी समस्याएं। उन्होंने कहा कि शहर के संपर्क मार्गों की हालत सुधारने के लिए जल्दी कार्य शुरू किया जाएगा। हम PWD, IPH और विद्युत विभाग के साथ संयुक्त बैठक करके कार्य की रूपरेखा तैयार करेंगे। ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलोह में चल रही 31वीं अंडर 14 स्कूली खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। ऊना में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक संघ की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में चर्चा के दौरान 9 विषयों को लेकर एक मांग पत्र पूरी रणनीति के साथ तैयार किया गया, जिसे प्रदेश सरकार को सौंपा जाएगा। मंडी के सरस्वती विद्या मंदिर में डांस अटैक 4 का वार का सेमीफाइनल हुआ। पूरे प्रदेश में इसके ऑडिशन कराए गए थे, जिसमें 150 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सरकार इजरायल में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। खबरें हैं कि वहां फंसे भारतीय डरे हुए हैं। इसमें तीर्थ यात्रा पर गए केरल के 45, मेघालय के 27 लोग भी हैं। भारत का वर्ल्ड कप में विजयी आगाज। पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 49 ओवर 3 गेंदों में 199 रन का टारगेट दिया था। पश्चिमी अफगानिस्तान में शनिवार को आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की तादाद 2000 के पार। 2 दशकों में यह सबसे विनाशकारी भूकंप, जिसकी तीव्रता 6.3 रही। भूकंप का केंद्र हेरात से 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था, जिससे आसपास के 6 गांव पूरी तरह बर्बाद हो गए। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में नगर निकायों की भर्ती में कथित भ्रष्टाचार के मामले में राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम और तृणमूल विधायक मदन मित्रा को आवास समेत 12 जगहों पर छापे मारे। इंडियन आर्मी ने भारत चीन बॉर्डर पर मंदारिन भाषा बोलने वाले अफसर तैनात किए गए हैं। ये अफसर टेरिटोरियल आर्मी के हैं। पूर्वी लद्दाख में चल रहे भारत चीन विवाद को सुलझाने में इनकी मदद ली जाएगी। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ बॉर्डर पर होने वाली मीटिंग्स में मदद के लिए इनकी तैनाती फॉरवर्ड पोस्ट पर की जाएगी। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो के सॉफ्टवेयर पर हर दिन 100 से ज्यादा साइबर अटैक होते हैं। रॉकेट तकनीक में साइबर हमलों की संभावना बहुत अधिक होती है। इसमें एडवांस सॉफ्टवेयर की चिप का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसे हमलों से बचने के लिए पूरी तरह सेफ है। साउथ दिल्ली के मुनैरका में महिला ने 2 बेटों की हत्या कर जान दे दी। पहचान
वर्षा शर्मा 27 के रूप में हुई है। एक बेटा 4 साल का, दूसरा 2.5 साल का था। महिला के पति नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कांस्टेबल हैं। घटना के समय वो मुरादाबाद में थे। सुसाइड नोट नहीं मिला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होंगे, लेकिन दोनों बार एग्जाम देना जरूरी नहीं है। स्टूडेंट्स खुद तय करेंगे कि उन्हें बोर्ड एग्जाम एक बार देना है या 2 बार। अगर कोई स्टूडेंट्स दोनों बार एग्जाम देता है तो उसका बेस्ट रिजल्ट काउंट किया जाएगा। झांसी में दरोगा ने पत्नी की सरकारी बंदूक से मारी 3 गोलियां। गंभीर हालत में पत्नी को कराया मेडिकल कॉलेज में भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद रेवेन्यू टीम के साथ मौके पर पुलिस ने नहीं पहुंचने पर बड़ी कार्रवाई की। थाना प्रभारी समेत 9 पुलिस वालों पर गिरी गाज। 5 हेड कांस्टेबल, 2 महिला कांस्टेबल लाइन हाजिर। शाहजहांपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने तस्कर यादराम को गिरफ्तार किया। यादराम पर 12 से ज्यादा केस दर्ज। कई जिलों में सप्लाई करता था असला। उत्तराखंड के नैनीताल में भीषण सड़क हादसा। नैनीताल कालाडूंगी के बीच खाई में गिरी हरियाणा की स्कूल बस। 7 लोगों की मौत। बस में 33 लोग थे सवार। उन्नाव और भदोही के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्नाव में 804 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। भदोही में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले की करेंगे शुरुआत। कांशीराम की पुण्यतिथि पर बीएसपी आज देश भर में करेगी कई कार्यक्रम। मायावती लखनऊ में हो रहे कार्यक्रम में रहेंगी मौजूद। नोएडा में भी विशेष आयोजन। इटावा में घर में घुसकर नाबालिग लड़कियों की हत्या। परिवार के लोग घर में नहीं थे मौजूद। कानपुर जोन की आईजी मौके पर पहुंचे। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। लखनऊ में चलती बस में लगी आग। सभी यात्री सुरक्षित। आग लगने की वजह साफ नहीं। राधा स्वामी सत्संग में आए थे बस में सवार लोग। हापुड़ में खाना बनाते वक्त घर में अचानक लगी आग। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से घर क्षतिग्रस्त। हादसे में एक महिला जख्मी। उन्नाव में कोर्ट से किसान की बड़ी जीत। 19 साल पहले किसान की जमीन पर जबरन बनाई गई थी सड़कें। कोर्ट बुलडोजर चलवाकर सड़क हटवाई। बीते 19 साल से मुकदमा लड़ रहा था किसान। सीतापुर में आचार्य ने की मासूम बच्चे की डंडे से पिटाई। बच्चे को अपशब्द कहते हुए फर्श पर पटका। किशोरी बालिका संस्कृत आवासीय गुरुकुल का बताया जा रहा वायरल वीडियो। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की चपेट में आया कैंपर। भारी मलबे के नीचे दबे 6 से 7 लोग। हापुड़ में टायर फटने से हाईवे किनारे पलटी बस। एक ऑल्टो की भी चपेट में आया। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल। ओवरटेक करते वक्त फटा बस का टायर। आगरा के माया रानी इंटर कॉलेज में स्कॉलरशिप परीक्षा देने के लिए आए परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों ने किया हंगामा। तय समय में प्रश्न पत्र न देने का लगाया आरोप। इटावा में पुलिस के हेड कांस्टेबल की करंट लगने से मौत। कूलर चलाते हुए हादसा। मैनपुरी में तैनात जितेंद्र छुट्टी पर आए थे घर। प्रतापगढ़ में फांसी के फंदे से लटका मिला महिला का शव। परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाकर सड़क जाम कर की कार्रवाई की मांग। पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया मामला। सीतापुर पुलिस ने 26 सितंबर को ही चोरी की घटना का किया खुलासा। एक चोर को किया गिरफ्तार। 5,66,000 रुपए कैश बरामद। फिरोजाबाद में पुलिस ने जुए के अड्डे से एक हिस्ट्री शीटर समेत 4 लोग किए अरेस्ट। बड़ी तादाद में अवैध हथियार, कारतूस, कैश बरामद। बेगूसराय के कुरहा के पास में जमीन विवाद में भाई भतीजे ने रिटायर्ड फौजी को मारी गोली। घायल को अस्पताल में किया भर्ती। पटना सिटी के अगम कुआं के पास कबाड़ के एक गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दानापुर के चितनावा में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म, 4 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर नवगछिया का एकमात्र आयुर्वेदिक अस्पताल की हालत बदहाल। लोगों ने अधिकारियों से की अस्पताल में सेवा शुरू करने की मांग। नालंदा के बिहार शरीफ में एएनएम स्कूल की छत भरभराकर गिरी। हादसे में 3 छात्र जख्मी। बाढ़ के हाथीदह थाना क्षेत्र के अफीम के साथ 3 लोग गिरफ्तार। 2 नाबालिग भी शामिल। शेखपुरा के पथरैथा गांव में करंट लगने से पशुपालक की मौत। तार की चपेट में आने से हादसा। 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों की होगी घोषणा। चुनाव आयोग दोपहर 12 बजे चुनाव की तारीखों का करेगा ऐलान। राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम और मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। आज विधानसभा चुनावों की तारीखों का हो सकता है ऐलान।
सीकर के नीमका थाना में 3 दिन पहले रेलवे ट्रैक पर मिले महिला के शव के मामले में पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने इस केस में महिला के पति को गिरफ्तार किया। पूछताछ में कबूला कि उसने ही अवैध संबंधों की शक की वजह से पत्थर मारकर पत्नी की हत्या की। जैसलमेर के भड़ियाणा थाना क्षेत्र में कार की चपेट में आने से बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, टायर फट गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।